गाइस, सो आज हम करने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? इट स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द डिमांड फॉर अ गुड एक्सटेंड्स विद अ फुल इन इट्स प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स विद अ राइज इन इट्स ओन प्राइस। बेसिक मतलब क्या है? ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है बेसिकली कि जैसे प्राइस अगर मार्केट में किसी कमोडिटी का ज़्यादा है तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, और प्राइस अगर किसी कमोडिटी का कम हो गया तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। बड़ी बेसिक सी चीज़ है। देखिए, जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप क्या पसंद करते हैं? कपड़े लेने जाते हैं मॉल में, या फ़ोन लेने जाते हैं। देखते नहीं है आप लोग दिवाली में कार लेते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक से सामान लेते हैं, तो क्यों लेते हैं? उस टाइम प्राइसेस जो हैं वो डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाते हैं, घट जाते हैं, तो उससे डिमांड बढ़ जाती है। तो दिस रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड, या फिर ये इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। व्हेन द अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या कांस्टेंट, the demand for a good extends with fall in its prices and contract with rise in its own prices. ठीक है, there is an inverse relationship between own price of commodity and its quantity demand. एक इन्वर्स रिलेशनशिप है इसमें। इन्वर्स मतलब कैसे? जैसे अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। दिस इज कॉल्ड इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, और प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो इन्वर्स रिलेशन है ना, अगर एक चीज़ बढ़ रही है यहाँ पे प्राइस तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो डी एक्स इज़ फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी ई। अब इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स गुड, ठीक है, रिलेटेड गुड्स प्राइजेज, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। ई से होता है एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, I don't have, let me give you a detailed, ठीक है, इसको मैं I'll explain to you further जब ये आगे मैं बता दूंगा। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या है लॉ ऑफ डिमांड की? प्रोफेसर सैमुअल्सन बोलते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट पीपल विलिंग टू बाय मोर एट लोअर प्राइजेज एंड बाय लेस एट हायर प्राइजेज। मतलब लोग ज़्यादा कब खरीदेंगे? जब प्राइसेस कम होंगे, और कब कम खरीदेंगे? जब प्राइसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, सेट्रस पेरिबस का मतलब होता है व्हेन अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, जब दूसरी चीज़ें कांस्टेंट रहें। कौन सी कांस्टेंट रहे आगे बताता हूँ। एंड द अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, मतलब बाकी सारी चीज़ें सेम रहें, बस दो इन प्राइसेस में फ़र्क आए कि अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो जाएगा, अगर प्राइस कम हो तो डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, नाउ द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अजम्पशंस क्या है लॉ ऑफ डिमांड के? पहला अजम्पशन है देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड्स की प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आएगा। रिलेटेड गुड्स कौन से गुड होते हैं? रिलेटेड गुड्स वो गुड होते हैं जो, जैसे टी एंड कॉफ़ी आर रिलेटेड गुड। अगर आपको कोई टी नहीं कंज्यूम करता तो कॉफ़ी कर सकता है, कॉफ़ी नहीं करता तो टी कर सकता है। तो मतलब वो पीने वाली चीज़ें हैं ना, एक साथ कर सकते हैं वो, मतलब अलग अलग कर सकते हैं। किसी को टी पसंद है, किसी को कॉफ़ी पसंद है, तो दीज आर रिलेटेड गुड्स, टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, देयर शुड बी नो चेंज इन, मैं लिख देता हूँ, रिलेटेड गुड्स हो गया टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जो इनकम है कंज्यूमर की वो हमेशा सेम रहनी चाहिए। ठीक है, देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। प्रेफरेंस और टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। मगर मतलब अगर उसको आईफोन पसंद है तो उसको आईफोन पसंद है, उसको मर्सिडीज़ पसंद है तो उसको मर्सिडीज़ पसंद है। ठीक है, उसको H&M के कपड़े पसंद है या ज़ारा के पसंद है तो उसको वो पसंद है, उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज हैं। ठीक है, देयर शुड बी नो चेंज इन द वेल्थ ऑफ द कंज्यूमर। वेल्थ में कोई चेंज नहीं आना चाहिए कंज्यूमर की। ठीक है, इनकम तो होती है जो आपको मंथली अर्निंग्स होती हैं, ठीक है, या कह लिए एनुअली अर्निंग्स होती हैं। वेल्थ होता है टोटल जो आपके पास वेल्थ है, प्रॉपर्टी आ जाती है, उसमें स्टॉक मार्केट आ जाता है, सब कुछ आ जाता है।
ठीक है, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। द कंज्यूमर डज नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द न्यू फ्यूचर। अब ऐसा नहीं है कि आने वाले फ्यूचर में वो कोई प्राइसेस में चेंज देखना चाह रहा है, मतलब उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आने वाले टाइम में जो प्राइसेस हैं वो कम होंगे, ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ उसके दिमाग में नहीं आएगी, ठीक है। तो दीज आर दी अजम्पशन ऑफ द कंज्यूमर। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली होता क्या है? लॉ ऑफ डिमांड सिंपली इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन डिमांड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन ओन प्राइजेज। मतलब डिमांड पे की डायरेक्शन में कितना चेंज आएगा ये डिपेंड करता है कि प्राइजेज में कितना बदलाव आ रहा है, या फिर रिजल्ट ऑफ चेंज इन, या फिर प्राइजेज में कितना फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दी ठीक है, डेफिनेशन, अजम्पशन, एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वन इज द डिमांड शेड्यूल। जस्ट अ मिनट, या सो डिमांड शेड्यूल। नाउ एक्सप्लेनेशन में पहले आता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल, it is that schedule which shows various amounts of commodities that the consumer is ready to buy at different possible prices of that commodity at a given time. It is a schedule मतलब it is a sort of table, ठीक है, जिसमें ये शो होता है कि वेरियस अमाउंट्स ऑफ कमोडिटीज़ जो कंज्यूमर रेडी है बाई करने के लिए अलग अलग प्राइजेस पे, ठीक है, ऑफ दैट कमोडिटी एट एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, दैट इज़ कॉल्ड डिमांड शेड्यूल, ठीक है। दो एस्पेक्ट्स होते हैं डिमांड शेड्यूल के। पहला होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, या दो टाइप्स होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या बोलता है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज़ डिफाइंड एज द टेबल which shows quantities of commodities which an individual consumer will buy at all possible prices at a given time. Individual demand schedule is defined as a table which shows quantities of a given commodity which an एक individual consumer उसको buy करेगा at different possible prices in a given period of time, ठीक है। This is called demand schedule. Demand schedule क्या है? प्राइजेज 1 2 3 4 5 क्वांटिटी डिमांड देखिए 4 3 2 1, ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब इसी तरह होता है एक मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल भी सेम ही होता है, मगर इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटीज़ या क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर ऑफ द कमोडिटी collectively at its different prices is called market demand schedule. It is defined as the quantities demanded by all the consumer of the commodity. मतलब सारे ही कंज्यूमर उस कमोडिटी के उस चीज़ को डिमांड कर रहे हैं एट डिफरेंट पॉसिबल टाइम, दैट इज़ कॉल्ड मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। जैसे प्राइजेज 1 2 3 4, क्वांटिटी डिमांड 4 3 2 1, क्वांटिटी डिमांड बी 5 4 3 2। ये अब ये अलग अलग का हो गया, मतलब ये बहुत सारे कंज्यूमर मिलके मांग रहे हैं, मतलब एक ए कंज्यूमर हो गया, बी कंज्यूमर हो गया, ऐसे सी डी, यहाँ तो हमने दो ही लिए हैं, ठीक है। और मार्केट डिमांड क्या हो गया? मार्केट डिमांड होता है इंडिविजुअल डिमांड को प्लस कर दीजिए, उसको उससे बनता है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में क्या आएगा? 4 + 5 9, 3 + 4 7, 2 + 3 5, 2 + 1 3। दिस इज़ द मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। अब डिमांड कब बनेगा? मार्केट डिमांड शेड्यूल इज़ बेसिकली इट इज़ द समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है। मार्केट डिमांड मैं लिख देता हूँ इधर, मार्केट डिमांड शेड्यूल इज़ समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है। जब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को हम प्लस करते रहेंगे, तो मार्केट डिमांड बन जाएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल बन जाएगा, ठीक है। अगला है डिमांड कर्व।
डिमांड कर्व क्या होता है? इट इज़ द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल की जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन है उसको हम बोलते हैं डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इज कर्व विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कमोडिटीज, डिफरेंट क्वांटिटीज डिमांडेड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी। मतलब अलग अलग प्राइजेस पे अलग अलग प्राइजेस पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांड जो है वो प्लॉट होती हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड डिमांड कर्व। डिमांड कर्व बाय लिप्सी। अकॉर्डिंग टू लिप्सी, द कर्व which shows the relationship between the prices of commodity and the amount of commodity that the consumer wishes to purchase is called demand curve. Demand curve में basically क्या है कि it shows the relationship between price of the commodity and the amount of commodity is demanded by the consumer. That is called demand curve, ठीक है। इट इज़ दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, आप ये बोल सकते हो। टू एस्पेक्ट्स होते हैं, इसके भी टू टाइप्स होते हैं डिमांड कर्व के। पहला है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, दूसरा है मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है? इट इज़ द कर्व विच शोज द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय द इंडिविजुअल कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइजेस। मतलब एक इंडिविजुअल कंज्यूमर ने डिमांड किया है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है? जो हमने बनाया था कि प्राइस क्या है 1 2 3 4, डिमांडेड क्या है 5 4 3 2 1, ठीक है, वही है वहाँ पे। अच्छा 4 तक ही है, ठीक है। तो प्राइजेज 1 पे कितना डिमांड हो रहा है 4, 2 पे कितना हो रहा है 3, 3 पे कितना हो रहा है 2, 1 पे कितना हो रहा है 4, ठीक है। तो दिस इज़ द क्वांटिटी, दिस इज़ द क्वांटिटी एंड दिस इज़ द प्राइस, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि डिमांड कर्व जो है ऊपर से नीचे है, दिस इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये क्यों होता है ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है? मार्केट डिमांड कर्व इज़ अ कर्व विच रिप्रेजेंट द एग्रीगेट डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स इन द मार्केट एट डिफरेंट प्राइजेज ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। Market demand curve is a curve that represents the aggregate demand of all the consumers in the market at different prices of a particular commodity. जैसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है ना, उसको अगर आप प्लस कर दो सारे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को तो मार्केट डिमांड शेड्यूल बन जाता है। वैसे ही इंडिविजुअल डिमांड कर्व को, अगर इंडिविजुअल डिमांड कर्व को अगर मैं प्लस करता रहूँ तो वो बनेगा मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। तो इट इज़ द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। आगे ना लिखा हुआ कि इट इज़ द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। नाउ ए की डिमांड ये है, ठीक है, बी की डिमांड ये है, ठीक है। तो ए बी की डिमांड को हमने ऐड करके हमने मार्केट डिमांड बना दी और ये मार्केट डिमांड ये है, ये देखिए। जैसे ए की डिमांड में क्या था 1 पे 4 क्वांटिटीज़, वो एक जब प्राइस 1 है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी 4, जब प्राइस 2 है तो 3, जब प्राइस 3 है तो 2, जब प्राइस 4 है तो 1 क्वांटिटी डिमांड। वैसे ही बी की क्वांटिटी डिमांड पे क्या है कि जब प्राइस 1 है तो वो 5 क्वांटिटी डिमांड वो चीज़ खरीद रहा है, जब 2 चला गया प्राइस तो वो 4 खरीद रहा है, जब 3 चला गया तो 3 खरीद रहा है, जब 4 चला गया तो 2 खरीद रहा है। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो मतलब पहला क्या है, पहले में जो प्राइस है वो 4 है, पहले में प्राइस जो है 4 है और क्वांटिटी डिमांड कितनी है 1 और यहाँ पे 2, तो टोटल कितना हो गया 1 + 2 हो गया 3, ठीक है। तो 3 आ गया, ये रहा क्वांटिटी डिमांड और प्राइस कितना है 4, तो ये यहाँ से ये। दूसरा क्या है कि ए में जो है वो क्वांटिटी डिमांड कितनी हो रही है 2 3 प्राइस पे और 3 में कितनी हो रही है 3, तो 3 + 2 5, तो अगले में ये रहा 5, 3 पे 5 डिमांड कर रहे हैं, मतलब जब प्राइस 3 है किसी चीज़ का तो क्वांटिटी डिमांड कितना 5 चला गया। वैसे ही अगले पे देखिए, जब प्राइस 2 आ गया तो क्वांटिटी डिमांड ए की कितनी है 3 और जब इसमें प्राइस 2 पे आ गया बी की पे
तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है 4, तो 3 + 4 यानी 3 + 4 हो गया 7, तो ये रहा 7, 7 से ऊपर जा रही है लाइन, ये देखिए। और 1 पे कितना है, 1 पे ए है 4 और बी है 5, तो 4 + 5 कितना हो गया 9, तो ये रहा 9। दिस इज़ योर, दूसरे कलर से बना लेता हूँ, दिस इज़ योर डिमांड कर्व। दिस इज़ योर डिमांड कर्व, राइट, इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, किस लिए होता है, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आप लोगों को, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो डिमांड शेड्यूल है वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। जो डिमांड शेड्यूल है वो 2 टाइप का होता है। एक मिनट, ये डिमांड शेड्यूल जो है वो 2 टाइप का होता है। पहला डिमांड शेड्यूल क्या बोलता है, डिमांड शेड्यूल 2 टाइप का होता है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, दूसरा होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। वैसे ही डिमांड कर्व जो है, डिमांड कर्व भी 2 टाइप सा होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया और क्लैरिटी हो गई होगी, और अगर नहीं हुई है तो प्लीज़ कमेंट मी इनटू द कमेंट सेक्शन, आई विल बी वेरी ईगर टू रिप्लाई यू कि आपको जो भी इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है। टिल देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब यार, ठीक है, कर देना यार, मतलब अगर आपको ठीक लगे तो, नहीं तो अगर नहीं लगे तो प्लीज़ सजेस्ट मी व्हाट चेंजेस आई हैव टू मेड इट सो दैट आई कैन डू वेल, ओके, बाय।